तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ है इसमें, तो इसको याद कर लेना आप लोग। नाम से पूछता है वो कि बताओ अगर हमने HI से रिएक्शन करे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI। तो ध्यान रखना एन हेक्सेन इज फॉर्म्ड। ऐसे वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद, इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइल एमाइन, NH2OH, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइल एमाइन। तो ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाइड्रोक्साइल एमाइन, इसको याद रखना क्योंकि फॉर्मूला भी यूज कर सकता है वो और नाम भी यूज कर सकता है। तो हाइड्रोक्साइल एमाइन, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो इसे कहते हैं ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम। ठीक, तो ये ऑक्साइम फॉर्म करता है। इसमें चेंज क्या होगा देखो, जब भी, ध्यान रखना ये पूरी बुक के लिए आपको बता रहा हूं मैं, कि जब भी डबल बॉन्ड होगा और यहाँ कोई भी कंपाउंड हो जाए लेकिन उसके पास NH2 ग्रुप है, तो ये केवल NH2 ग्रुप से रिएक्शन करेगा बस, बाकी किसी के साथ नहीं। और आपने क्या करना है, NH2 को इस एंड में लाना है, H2 को निकालना है, बाकी एज इट इज रहने देना, बाकी एज इट इज रहेगा। इसकी सिंपल ट्रिक है। कभी भी ध्यान रखना, अगर C डबल बॉन्ड हो, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, कुछ भी हो, एसिड को छोड़ के, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो O है वो H2 के साथ निकल के H2O बाहर हो जाएगा और ये ग्रुप एज इट इज लग जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑक्साइम। तो ऑक्साइम फॉर्मेशन करता है तब जब वो हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये कौन सा टेस्ट है, कार्बोनाइल टेस्ट, कार्बोनाइल का मतलब CO टेस्ट। दूसरा है SCN, SCN के साथ करेगा तो भी वही पॉइंट है, याद रखना आपने, कभी भी डबल बॉन्ड ये है और कोई भी प्लस और माइनस वाला आया, जैसे प्लस माइनस का है, तो आपको ध्यान रखना ऑक्सीजन में माइनस, कार्बन में प्लस, इसमें से कोई माइनस होगा कोई प्लस होगा, तो जो प्लस वाला होगा वो माइनस के पास जाएगा, जो माइनस वाला होगा वो प्लस के पास जाएगा। ये आप कब पढ़ोगे, एल्डिहाइड वाले में। तो उसमें ध्यान रखना कि जब भी प्लस माइनस का कोई भी दिखेगा तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो C के पास CN हो गया और O के पास H आ गया, तो OH आ गया। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, इसका नाम याद रख देना, साइनोहाइड्रिन। क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब चार ऑप्शन देंगे, तो चार ऑप्शन में से ध्यान रखना साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन जो होगा वो राइट आंसर है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है जब आप क्या करोगे, एल्डिहाइड टेस्ट करोगे। एल्डिहाइड टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं इसमें, ब्रोमीन वाटर को। ठीक है, एल्डिहाइड टेस्ट के लिए ब्रोमीन वाटर डालेंगे। तो ब्रोमीन वाटर है, जो ब्रोमीन वाटर होता है ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मीडियम वाला होता है ये, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, आ, इसको एसिड बना देगा। खैर इसको तो एसिड ही बनाना है हमें, ठीक है, लेकिन फिर भी जो अल्कोहल होता है उसको भी एसिड बना देगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग को यूज करोगे तो हमने बताया था कि अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में था कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था। कौन सा, स्ट्रॉन्ग, जैसे अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr7। तो वो क्या करता है, जो भी प्राइमरी अल्कोहल है उसे एसिड में चेंज कर देगा। तो हमें ये एसिड में नहीं चाहिए, हम तो क्योंकि इसी का टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, माइल्ड का मतलब मीडियम वाला, मीडियम वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड को भी अल्कोहल बना देगा, सॉरी अल्कोहल को भी एसिड बना देगा और एल्डिहाइड को भी एसिड बना देगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा अल्कोहल है। तो हम कौन सा यूज करते हैं, माइल्ड वाला। और माइल्ड कौन सा, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर। ये क्या करेगा, केवल जो एल्डिहाइड है उसी को एसिड में चेंज करेगा बस, बाकी प्राइमरी अल्कोहल को कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे ये टेस्ट होता है, इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड होगा जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इससे पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। जबकि स्ट्रॉन्ग से पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो दोनों को, एल्कोहल को भी एसिड बना देगा और कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड को भी एसिड बना देगा, दोनों का एसिड बना देगा, तो हमें पता नहीं चलेगा फिर। ठीक है, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग को यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, या फिर ऐसे दिखा देते हैं CH3CO O, यहाँ पे CH3CO,
ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसमें क्या बोला था आपको, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो और इसके साथ भेज दो उसे, तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये यहाँ से चला गया और ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा। तो देखो CH3CO यहाँ पे लग गया, देखो ये तो है ही, CH3O तो है ही, यहाँ पे क्या लग गया देखो, COCH3 ग्रुप लग गया, ठीक है। और प्लस इसमें क्या भी बनता है, एसिटिक एसिड भी बनता है, CH3COH भी बनेगा। लेकिन इसमें कितने OH है, 5, 4 ये हो गए, एक ही हो गया 5, तो इसीलिए इसमें बनता है पेंटा एसिटेट। तो जैसे ही पेंटा एसिटेट बन गया तो हमें पता चल गया कि इसमें 5 OH ग्रुप है। पेंटा बन गया यानी इसमें 5 OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। तो ध्यान रखना है इसमें कि जो एल्कोहल होगा इसमें, ग्लूकोज में क्या होगा, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। पता कैसे चला, एसिटिक एनहाइड्राइड है जो, वो रिएक्ट करेंगे तो ये बनता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें क्या होगा, 5 OH ग्रुप होते हैं, 5 OH ग्रुप होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यहाँ पे उसने नाइट्रिक एसिड को यूज किया है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड भी। तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, देखो ये एल्डिहाइड है और ये एल्कोहल है, तो ये दोनों को किस में चेंज कर देगा, एसिड में चेंज कर देगा, दोनों को चेंज कर देगा एसिड में, ठीक है। तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कौन सा एल्डिहाइड वाला है और कौन सा एसिड वाला। लेकिन इससे क्या प्रूफ होता है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसी को एसिड में चेंज करता है। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो जाता है कि केवल एक ही इसमें क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, बस एक ही प्राइमरी अल्कोहल है। तो इससे ये प्रूफ होता है, क्योंकि जो सेकेंडरी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज है, ठीक है। केवल जो प्राइमरी वाला है, ये प्राइमरी अल्कोहल होता है, यही क्या होता है, एसिड में चेंज हो जाएगा, बाकी के नहीं होते। तो इसे कहते हैं सैक्रिक एसिड, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल होता है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम कि जो इसका ओपन स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया था। ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर में देखो CHO ग्रुप होता है, इसमें ग्लूकोज में, तो CHO तीसरे नंबर का कार्बन को ध्यान रखना है बस, 1 2 3 4 5 6। तो जो तीसरे नंबर का कार्बन होता है इसमें OH अगर कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में बस, बाकी सारे राइट हैंड साइड में, बाकी सारे राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया आपके पास क्या, एल्कोहल का, सॉरी ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर। बस तीसरे नंबर का OH ध्यान रखना है, इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन ये ओपन स्ट्रक्चर इसका फेल हो गया था, किसकी वजह से हुआ, देखो ओपन का ओपन स्ट्रक्चर, इसमें एक DNL फॉर्म भी मैंने बताया था, कैपिटल D और कैपिटल L। तो कैपिटल D और कैपिटल L में क्या होगा, देखो ये प्लस माइनस अलग होता है और कैपिटल D कैपिटल अलग अलग होता है। कैपिटल D में क्या होता है, अगर जो कायरल कार्बन है, कायरल का मतलब जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, 1 2 3 4, चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो इसे कहेंगे कायरल कार्बन। तो जो कायरल कार्बन होगा लास्ट वाला, ठीक है, अगर उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड में तो उसे कहेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन, डी। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा, लास्ट वाले कायरल कार्बन के, ध्यान रखना इसको मत देखना, ये कायरल नहीं है, ये वाला कायरल है। तो जो कायरल कार्बन होगा यानी जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है उसे कहते हैं कायरल कार्बन। तो उसमें अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसे कहते हैं L कॉन्फ़िगरेशन। तो डी कॉन्फ़िगरेशन एंड L कॉन्फ़िगरेशन ये अलग है, और स्मॉल डी स्मॉल L अलग है। स्मॉल डी का मतलब होता है पॉजिटिव यानी डेक्स्ट्रो रोटेटिव, यानी ये PPL को राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, जबकि L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है। तो इसमें आता है कि क्यों फेल हो गया, ओपन स्ट्रक्चर क्यों फेल हो गया। तो इसके लिए देखो, पहला क्या था कि जैसे सिप्स रिएजेंट डालोगे, सिप्स रिएजेंट डालोगे तो एल्डिहाइड में सिप्स डालेंगे तो पिंक कलर आता है, लेकिन इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, प्रेजेंट तो है लेकिन फ्री में नहीं है। दूसरा ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि मैं अभी कह रहा हूँ कि C डबल बॉन्ड होगा तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है,
अब आपने इससे रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास, ये प्लस जाएगा माइनस के पास, तो ये रिएक्शन दे देता, लेकिन वो कह रहा है रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसके पास ये फ्री नहीं है, ये सी डबल बॉन्ड ओ के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन को नहीं दे पा रहा। तीसरा, जैसे हमने उसे पेंटाएसीटेट में कन्वर्ट कर दिया, अब पेंटाएसीटेट के बाद हम हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जब हमने उसे पेंटाएसीटेट में कन्वर्ट कर दिया तो ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो दिख रहा था हमें कि फ्री स्टेट में है, वो एक्चुअल में फ्री स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो फिर उन्होंने देखा जो ग्लूकोज होता है जनरली दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया फिर साइकिल वाला, तो उसको पहला जो इनिशिएट किया था वो था साइंटिस्ट का नाम था फिशर। तो फिशर ने ये प्रोजेक्शन दिया था, इसीलिए इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर ने क्या किया, फर्स्ट को 5 के साथ कनेक्ट कर दिया, ये देखो अब ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में देखा उन्होंने कि तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब है साइकिल में, तो देखो फर्स्ट और 5 वाला आपस में कनेक्ट हो गया और ये ऐसे बन गया। अब डबल बॉन्ड है ही नहीं तो कहाँ से देगा ये, तो कहाँ से शिफ्ट टेस्ट देगा, यानी कहाँ से एल्डिहाइड वाले टेस्ट देगा या कार्बोनाइल वाले टेस्ट देगा, क्योंकि इसमें ये तो है ही नहीं, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ चाहिए उसके लिए, इसमें तो है ही नहीं, इसीलिए ये वो टेस्ट दे नहीं पा रहा था। तब उन्होंने देखा कि एक्चुअल में ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो इसमें जो ये ओ OH निकला था, इसका O तो बीच में चला गया और H किसके साथ चला गया, O के साथ, तो ये OH हो गया। तो अगर ये OH राइट हैंड साइड में होता है तो उसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसे कहेंगे बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज किसके बेस पे होगा डिसाइड, ये इस पहले वाले OH के बेस पे, और इस पेयर को कहते हैं एनोमर। ये एनोमर भी कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, एनोमर पता नहीं चलता है, वो बोलेगा व्हाट इज एनोमर, ये एनोमर का कोई एग्जांपल बताओ, तो इसका एनोमर का एग्जांपल है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। ठीक है, या फ्रक्टोस में भी पढ़ोगे आप, तो अल्फा फ्रक्टोस और बीटा फ्रक्टोस, ये सब एग्जांपल हैं किसके, एनोमर के। एनोमर की डिफाइन होती है कि जब C1 कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, ठीक है, C1 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो वो एनोमर हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एनोमर का। ठीक है, तो एनोमर का या तो पूछेगा एनोमर होता क्या है, एनोमर का मतलब C1 ग्लूकोज में जो C1 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें डिफरेंस हो, और अगर फ्रक्टोस होगा तो उसमें C2 में डिफरेंस होता है, तो उसे कहते हैं एनोमर। एक वर्ड और आता है जो बुक में दिया नहीं होता है लेकिन बोर्ड में पूछा हुआ है, उसे कहते हैं एपीमर। एपीमर का मतलब होता है कि अगर C1 को छोड़ के और कहीं पे भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं इपीमर, जैसे C2 C3 C4 C5, ये कहीं पे भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया एक्सेप्ट C1, उसे कहेंगे इपीमर। तो दोनों एक ही फॉर्म है, यानी एनोमर है जो वो इपीमर की एक फॉर्म है, इपीमर बड़ा है और एनोमर उससे छोटा है, क्योंकि ये तो एक के बारे में बता रहा है, ये हर एक के बारे में बताता है, लेकिन जो C1 के बारे में बताएगा उसी को हम एनोमर कह देंगे, बाकी को हम इपीमर कहते हैं। तो ये वर्ड दोनों पूछे होते हैं जबकि इसमें दिए नहीं होते हैं बुक में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है एनोमर और इपीमर दो वर्ड है, ये भी 2-3 टाइम्स पूछे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आया, इसमें देखो हेमी एसिटल, अभी आपको इसका हेमी एसिटल भी बता देता हूँ, हेमी एसिटल और हेमी कैटल। देखो ये पायरोन से बना हुआ है इसीलिए इसे पायरोनोस बोलते हैं। अब इसमें क्या है, देखो 6 कार्बन हो गए, नंबरिंग यहाँ से कर दो, देखो ये जो भी उसके राइट हैंड साइड में था उसे इसे लेफ्ट में लिख दो, देखो OH नीचे, OH नीचे, बस तीसरे नंबर का OH ऊपर होना चाहिए क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बाकी सारे नीचे दिखाओ, और लास्ट में CH2OH 6 वाला। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा का मतलब क्या हुआ, OH नीचे है पहले वाला, डी का मतलब ये जो लास्ट वाला डी है देखो इसमें OH नीचे की साइड है यानी राइट हैंड साइड में, और ये प्लस का मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और ग्लूकोज का मतलब ग्लूको पायरनोस, पायरन का मतलब ये पायरन से मिलके बना, ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने पायरन से जैसा बनाया है इसीलिए पायरनोस कह देते हैं। बीटा में क्या चेंज होगा, OH ऊपर हो जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो उसे कहेंगे बीटा। फिर डी है ये प्लस है, ग्लूकोपायरानोस, तो प्लस का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी का मतलब ये जो सेकंड लास्ट है वो OH नीचे होगा, और बीटा का मतलब OH
ऊपर की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है या अबव है, तो उसे कहेंगे बीटा। अब ऐसे आता है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस में कीटोन ग्रुप होता है। फ्रक्टोस की भी वही स्टोरी है, देखो CH2OH, क्योंकि कीटोन को पहले में लिख नहीं सकते हम, तो इसलिए सेकंड में लिखेंगे। बाकी सब कुछ सेम है, तीसरे नंबर का OH लेफ्ट में होगा, बस बाकी सब राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसमें भी वही होगा, तीसरे नंबर का OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे राइट हैंड साइड में होंगे। और सेकंड पे कीटोन होगा, क्योंकि पहले में पॉसिबल नहीं है, पहले में आप कीटोन रख ही नहीं सकते हो, तो इसीलिए सेकंड पे रखा है। जनरली जितने भी एक्टिव ग्रुप होते हैं वो टॉप में होते हैं, इसकी मजबूरी है कि सेकंड में रखना, फर्स्ट में हो नहीं सकता। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हुआ कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, सॉरी ओपन स्ट्रक्चर फेल हो गया, और इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ा, साइकिल में। तो इसको साइकिल के लिए भी वही कॉन्सेप्ट होगा, 2 और 5 को कनेक्ट कर देते, तो इसको फ्यूरोन से लिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि पहले को कनेक्ट नहीं कर सकते, 2 से कनेक्ट करेंगे, तो 2 से 5 को कनेक्ट कर दिया। अब जो यहाँ का OS था वो O बीच में चला गया, H डबल बॉन्ड के साथ चला गया। ठीक है, अब अगर ये OH राइट हैंड साइड में होता है तो अल्फा फ्रक्टोस, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा फ्रक्टोस, या फ्रक्टो फ्यूरानोस, फ्यूरोन से बना है तो फ्यूरानोस भी कह देते हैं इसे, एक ही बात है, फ्रक्टोज भी कह दो या फ्रक्टो फ्यूरानोस कह दो। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो जितने भी ये राइट हैंड साइड में उसे नीचे दिखा दो, तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे दिखा दो, 1 2 3 4 5। अब इसमें पहला यहाँ से दिखा दो CH2OH, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये नीचे साइड हो गया तो इसे कहेंगे अल्फा, OH अगर नीचे होगा तो अल्फा। बाकी देखो तीसरे नंबर में OH ऊपर रहता है बस, बाकी सारे OH नीचे होंगे, तो ये बन गया आपका अल्फा फ्रक्टोस। और यहाँ पे चेंज कर दो, इसको ऊपर नीचे कर दो फ्लिप, तो बन जाएगा बीटा फ्रक्टोस या फ्रक्टोनोस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गए हैं। स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, इसको भी हम क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं, इसका याद रख लेना। एनोमर इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है कि एनोमर का एग्जाम्पल बताओ, या ये एनोमर में आते हैं या नहीं आते। इसके बाद देखो, अगर आप दो एल्डिहाइड ग्रुप को कनेक्ट करते हो तो उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड दो जो मोनो सेक्राइड होते हैं उसको जो कंबाइन करते हैं वो किस बॉन्ड से करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, ये ऑक्सीजन आ जाता है। जैसे यहाँ पे सपोज करो OH है, दूसरे का भी OH है, अब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है यहाँ से, और इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के थ्रू ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये भी पूछता है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ध्यान रखना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये कार्बोहाइड्रेट आपका फिनिश हो गया, इसमें इतना ही पूछा है क्वेश्चन आपके पास। प्रोटीन में देखो, अब प्रोटीन में है, प्रोटीन को हम कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब मेन जो बॉडी का ज्यादा पार्ट होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है, यानी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है ये मेन है हमारे लिए, क्योंकि बॉडी का मेन जो सारी चीजें हैं वो प्रोटीन की बनी होती है इसमें। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये कौन सा ग्रीक वर्ड है, देखो सारे के सारे ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, इसका मतलब होता है प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस। मेन है इसमें, ये पॉलीमर किसका यानी किससे मिलके बनता है, तो होता है अल्फा अमाइनो एसिड। एसिड ग्रुप भी इसमें होता है और एमाइन ग्रुप भी इसमें होता है, लेकिन अल्फा पोजीशन में। ये भी जो अल्फाबेट्स है ग्रीक ही यूज करता है, ध्यान रखना। ग्रीक अल्फाबेट होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये 1 2 3 जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनकी ये पूरी अल्फाबेट तैयार होती है। हमें केवल ये 3 4 ही बताते हैं, लेकिन इनके पास ये पूरी अल्फाबेट होती है 26 तक की। ठीक है, तो ये अल्फाबेट यूज करते हैं लोग, जो मेन रेफरेंस है इसके सामने वाला अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, तो अल्फा पे NH2 लगा होता है, वही आपका एमाइनो एसिड है। इसके अलावा अगर आपने बीटा पोजीशन में दिखा दिया तो एमाइनो एसिड नहीं बोलेंगे हम उसे, उससे प्रोटीन नहीं बनता। अब इसमें ये अल्फा बीटा गामा इसने दिखाया हुआ है,
इसके क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं हम, किसके, अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन में। ये डॉट वाले दिख रहे हैं जो, एक है एसेंशियल, एक है नॉन एसेंशियल। एक में आपको एस्ट्रिक दिख रहा है, ये देखो दिखाया उसने, जो भी एस्ट्रिक वाला होगा वो कैसा होता है, एसेंशियल, और जो बिना एस्ट्रिक के होंगे वो नॉन एसेंशियल। क्लासिफिकेशन में 3 टाइप होता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो एसिडिक का मतलब COH ग्रुप ज्यादा होगा NH2 के कंपैरिजन में, तो एसिडिक हो गया। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा होगा नंबर COH के कंपैरिजन में, तो बेसिक हो गया। अब दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल हो गया। जब एसिड और बेस दोनों आपस में इक्वल हो गए तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन है। दूसरा है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जिसकी आपको जरूरत है, और नॉन एसेंशियल मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। तो एसेंशियल कब होगा, जब जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है तो इसकी आपको जरूरत है, तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, यानी डाइट के थ्रू आपको इसको इनटेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉडी बना ही नहीं रही है इससे। और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल, जिसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसको बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। बॉडी अपने आप सिंथेसाइज करेगी तो नॉन एसेंशियल, और जब बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी तो आपको इसे बाहर से डाइट में लेना। हाँ, तो ये एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। इसके बाद आता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बाद है ज्यूटर आयन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ज्यूटर आयन भी इसमें ज्यादा पूछा होता है। जब तक मैं आपको ये बता रहा हूँ, या तो इसमें अमाइनो एसिड आता है या ज्यूटर आयन आता है। तो ज्यूटर आयन बनता कैसे है कि जो एसिड होता है ये अपने H+ को निकाल देता है बाहर, क्योंकि एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, H+ रिलीज करना। बेस का काम क्या है, H+ को गेन करना। तो ये अपने आपस में ही दोनों रिएक्शन कर देते हैं। एक तो H निकालेगा, दूसरा H क्या करता है, गेन कर लेता है। अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाता है दोनों में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, ये O-, और यहाँ पे NH3+, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो इसी को कहते हैं ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर वर्ड भी क्या आपका ग्रीक की वर्ड टाइप का है। ठीक है, इसका मतलब होता है डाइपोल, यानी कि जिसमें 2 पोल होते हैं, एक प्लस चार्ज भी होगा, एक माइनस चार्ज होगा, लेकिन एक्चुअल में ये न्यूट्रल होता है। इसको ज्यूटर आयन बोलते हैं, ज्यूटर आयन। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब डाइपोलर होता है, प्लस चार्ज भी है माइनस भी है, तो दिखने में लग रहा है चार्ज वाला, लेकिन एक्चुअल में ये न्यूट्रल होता है। तो इस आयन को हम कहते हैं ज्यूटर आयन कहते हैं। अगर आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल है। तो उन्होंने चेक करके देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला कि किधर जाता है, तो ये कहीं भी नहीं गया, बीच में रह गया। तो इसे कहते हैं ज्यूटर आयन। तो ध्यान रखना, डायपोल होता है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर देगा, बोलेगा बताओ ये क्या है, तो ये है आपका ज्यूटर आयन। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब 2 प्रोटीन अगर आपस में कंबाइंड होते हैं तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में था, कार्बोहाइड्रेट में 2 बॉन्ड कंबाइंड हो रहे थे तो क्या बन रहा था, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऐसे ही अगर प्रोटीन में होता है तो उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। सबके अलग अलग नाम है, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हो, छोटे छोटे से ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें छोटा क्वेश्चन क्या आएगा कि पेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, तो वो है पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें आपने अमाइनो एसिड बना दिया NH, यहाँ पे भी H, CH2COH, दूसरा भी ऐसे हो जाएगा NH, और यहाँ पे CH2COH। तो यहाँ का OH और यहाँ का H, ये दोनों क्या होंगे, बाहर निकल जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे CO, यहाँ पे NH, तो बन जाता है CONH। तो ध्यान रखना, CONH बॉन्ड को ही कहते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज। कैसे बना, यहाँ से OH और यहाँ से H2O रिलीज हो जाता है, और यहाँ बच गया CO, यहाँ पे बच गया NH, तो CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। और ये कब बनेगा, व्हेन 2 अमाइनो एसिड इज कंबाइंड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, 2 अमाइनो एसिड होते हैं
तब बस इसको मैं फिनिश कर देता हूँ और मैं क्वेश्चन देता हूँ आज। तो आज से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ताकि एग्जाम टाइम में क्या होगा, आपको याद ना करना पड़े, नहीं तो प्रेशर आता है एग्जाम टाइम में। तो अगर आप अभी प्रेशर को सफर कर लोगे तो फिर क्या होगा, एग्जाम में आपको प्रेशर सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको लर्न हो चुका होगा ना। अगर अभी नहीं करोगे सफर तो क्या होगा, बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, बाद में क्या होता है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम देना होता है कि इसको भी पढ़ना है, उसे भी पढ़ना है, उसे भी पढ़ना है, तो फिर एक टाइम के लिए लिमिटेड हो जाता है। अभी क्या है, अभी टाइम है आपके पास, तो आप यूज कर सकते हो उस पर। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहेंगे, जो अमाइनो एसिड के बीच में होता है। और दूसरी चीज क्या है कि सीओ एनएच बॉन्ड को भी पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें आता है डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड, पेंटा, हेक्सा। तो नाम से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब दो, तो दो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। अगर दो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो डाई पेप्टाइड बन जाएगा। तीन अमाइनो एसिड आपस में कंबाइंड हो गए तो ट्राई पेप्टाइड। अब वो बोले कितने बॉन्ड बनेंगे, इसमें दो ही बॉन्ड बनते हैं, तीन में दो बॉन्ड बनते हैं। अगर डाई पेप्टाइड होगा तो उसमें एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यानी वो -1 कर देना है। टेट्रा में तीन पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और चार अमीनो एसिड कंबाइंड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया पेप्टाइड का। पॉली का मतलब मोर देन 2। अब आता है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फाइब्रस एंड प्रोटीनस, इसमें एग्जांपल बहुत बार पूछता है, वो एग्जांपल ही पूछता है, डिफाइन बहुत कम आती है। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए से फाइब्रस कहते हैं। फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए से फाइब्रस बोला जाता है। बॉन्डिंग कौन सी होती है ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है फाइब्रस में। और एग्जाम्पल याद रखना है, केराटिन होता है हेयर। केराटिन मतलब जैसे देखो हेयर का आपको पता है, इस तरीके से ही होता है। तो हेयर में केराटिन होता है या वूल सिल्क में, और मसल्स में होता है मायोसिन। दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर का मतलब होता है कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल। तो कॉइल के जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं ग्लोबुलर, यानी इस तरीके से होता है। कॉइल का मतलब स्पेरिकल साइड, तो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। और इसमें ये एग्जाम्पल है एल्बुमिन एंड इंसुलिन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। एल्बुमिन होता है एग में, ठीक है। इंसुलिन आपको पता है बॉडी के अंदर ही होता है, तो जिसकी वजह से डायबिटीज वगैरह होती है। तो एल्बुमिन एंड इंसुलिन ग्लोबुलर के एग्जाम्पल है, तो इसमें एग्जाम्पल ही पूछा होता है। ये डिफाइन वगैरह तो बहुत रेयर है, लेकिन एग्जाम्पल पूछ लेता है कि एल्बुमिन इज द एग्जाम्पल ऑफ, चार ऑप्शन दे देगा आपको। तो एल्बुमिन या इंसुलिन या केराटिन या मायोसिन, तो बोलेगा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, और चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टाइप्स है। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो प्राइमरी का मतलब सीधा एक सीक्वेंस में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लगे, एक सीक्वेंस में लगे होते हैं ऐसे लाइन में, तो उसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर आपने सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर दिया, आप सोचो कि इसको ऊपर ले आओ इसको नीचे, तो दूसरा प्रोटीन बन जाएगा। यानी अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन होंगे तो केवल क्या है, सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा बस। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब सीक्वेंस चेंज कर दो, 4 को आगे ले आओ, 4 2 3 1, तो क्या होगा, अलग प्रोटीन बन जाएगा। अगर कोई डिजीज भी कॉज होती है तो उसका रीजन यही होता है कि इसके सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीज भी कॉज हो सकती है, यानी उसमें एबनॉर्मल प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसके बाद आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब जो प्राइमरी है उसी को क्या करो, फोल्डिंग कर दो, उसी को फोल्डिंग करके बना दो। प्राइमरी वाले को फोल्ड, फर्दर फोल्ड कर दोगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें आर के बेस पे उसको, इसको दो टाइप से डिवाइड किया हुआ। आर, अगर आर का साइज बड़ा है तो बनेगा अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा अगर आर का साइज बड़ा है तो। और अगर आर का साइज छोटा है तो बनता है बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड। ठीक है, प्लेटेड का मतलब शीट लाइक स्ट्रक्चर, और हेलिक्स का मतलब ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, हेलिकल। तो ये राइट हैंड साइड में टर्न होता जाता है, राइट हैंड साइड में। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, देखो इसके बीच में सीओ ये है, एनएच ये है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो भी डॉट लाइन से दिख रहा है आपको वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो किस बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड होता है।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज बाइंडेड फ्रॉम विच फोर्स या बॉन्ड, तो उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और ये राइट हैंड साइड में टर्न होता है, इसमें इतना ही आता है। ठीक है, और बीटा प्लेटेड का मतलब होता है शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसे कह देते हैं प्लेटेड। ठीक है, बीटा प्लेटेड ये बन गया, तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे शीट दिखता है आपको वैसे ही है, इसीलिए इसे कहते हैं शीट स्ट्रक्चर, यानी बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। और इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही एग्जिस्ट होती है, यानी सब जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक जगह छोड़ के बस जब आप दो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करते हो तो वहां पे है पॉली सॉरी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, बस बाकी सब जगह पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह है, तो ये ही क्वेश्चन इसमें पूछता ज्यादातर। अब आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी में क्या होता है कि जब आप उसे फर्दर फोल्ड कर दोगे, जैसे पहले फोल्ड किया आपने और ज्यादा फोल्ड कर दोगे, तो इसी से टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसमें फोर्स कौन कौन से लगते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चार तरीके के फोर्स होते हैं टर्सरी में। और ये कैसे बनता है, फर्दर फोल्ड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये था, इसको और फोल्ड कर दो आप तो टर्सरी बन जाएगा। इसमें भी फाइब्रस और ग्लोबुलर हो सकते हैं। लास्ट है क्वार्टरनली। क्वार्टरनली का मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इन सबको एक साथ मिक्स कर दो, तो ये सब एक साथ मिक्स करके क्या बनता है, इसे कहते हैं सब यूनिट। तो ऐसी एक सब यूनिट दूसरी सब यूनिट के साथ क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है, उसी को हम कह देते हैं क्वार्टरनली यानी 4 डिग्री स्ट्रक्चर। अब इसमें डी नेचुरल प्रोटीन आता है जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है इसमें। डी नेचुरल में से, डी नेचुरल मतलब कि जो अपनी नेचुरलिटी को क्या करता है, लॉस कर देता है। डी नेचर कर देना, जो नेचर में था उसको आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, डी नेचर कर देना, यानी वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है। कौन कर देता है, प्रोटीन। प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है, खत्म कर देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डी नेचर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है, देखो किसकी वजह से डी नेचर होता है, तो कहता है 2 रीजन है जिसकी वजह से आप उसे डी नेचर कर सकते हो। पहला, या तो उसका पीएच में चेंज कर दो, चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच। इसका एग्जांपल देता है वो मिल्क इन कर्ड, मिल्क को कर्ड में चेंज करना। इसमें ध्यान रखना कौन सा एसिड बनता है, इसमें बनता है लैक्टिक एसिड, इसको याद रख लेना लैक्टिस, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो मिल्क से कर्ड में चेंज करना, इसके लिए जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पीएच चेंज हो जाता है, पीएच चेंज हो जाएगा तो क्या होता है, मिल्क टू कर्ड बन जाता है, तो जो प्रोटीन है वो डी नेचर हो जाता है। दूसरा आता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज कर देना। इसका एग्जांपल है एग। जो एग होता है इसका, इसमें क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है ये, आप हीटिंग करोगे तो ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि जो आपने हीटिंग करेंगे तो जो टेम्परेचर मिलता है, तो टेम्परेचर मिलने की वजह से क्या होता है, जो एग होता है उसका लिक्विड पार्ट इसमें चेंज हो जाता है सॉलिड में। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है वो आपसे कि बताओ कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है या डिस्ट्रॉय होता है। चलो कोई बता सकता है कि जो प्रोटीन होता है जब आप उसे डीनेचर करते हो या हीटिंग करते हो तो उसका कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा, कौन सा स्ट्रक्चर उसका डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, तो जब प्रोटीन को आप हीट करोगे या पीएच चेंज करोगे तो उसका कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता है। तो ध्यान रखना जो सेकेंडरी और टर्सरी होता है ये इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। डिस्ट्रॉय क्यों हो जाता है, क्योंकि ये आपने क्या किया था, कॉइल अप किया था, ऐसे बैंड किया था, वो कहता है सारा बैंड खत्म हो जाता है, ये सिंपल आ जाएगा, सीधे लाइन में आ जाते हैं सब।
जो कॉइल्ड होते हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं, जो फोल्ड होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, सिंपल लाइन में आ जाते हैं, यानी क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सबका प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। अब प्राइमरी में कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि आप क्या कर लोगे प्राइमरी का, ठीक है, ये तो प्राइमरी है ही स्ट्रेट लाइन में, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना, चेंज नहीं होगा। जबकि सेकेंडरी, टर्सरी, 4 डिग्री जो भी होगा वो सब चेंज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछता है डी नेचुरल्स ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। तो ये लगभग लगभग आपका जो कोर्स ये है, 2 चीज खत्म हो गई देखो अभी, प्रोटीन भी खत्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो गया। अब है न्यूक्लिक एसिड का। तो ये देखो 1 दिन का चैप्टर है बस, वैसे देखोगे आप। और अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजता हूँ। अब क्वेश्चन आंसर में क्या है कि अब ये चीज पढ़ने वाली अलग हो गई। अब जब क्वेश्चन आंसर आएगा तो उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। अब आप उस लैंग्वेज को कैसे वहां पे करोगे, तो वो चीजें क्या है हमने यहीं पे करनी है। तो मैं आपको इसके बेस पे सारे क्वेश्चन भेजता हूँ, असर्शन रीजन टाइप और केस स्टडी बेस्ड है, जो जिस टाइप के आते हैं आपको अभी ट्राई करना है। डीएनए एनएमए उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो मुझे, डीएनए आरएनए में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक इसमें नहीं आया। इसमें आपको मैंने फ्लो डायग्राम बनाया था, न्यूक्लियोटाइड्स, फिर वो चेंज हो जाता है न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड में। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इसमें, ठीक है। तो वो है आपका कौन सा वाला, आरएनए डीएनए का। तो अब बताओ इसमें से कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? तो ये हमने पढ़ा थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकल में आओ, देखो प्रैक्टिकल में और थ्योरी में कितना डिफरेंस होता है। ये थ्योरी पढ़ा आपने, और जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप करो इससे, ताकि हम लोग फिर जहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी उसको करेंगे। तो इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसको मैं आपको सारा बताऊंगा, बस आपको एक बार उसे अपनी तरफ से रिपीट करना है कि कितना आपको आया, ठीक है। फिर उसको मैं सारा सॉल्व करूंगा आपके सामने। तो अब चैप्टर वाइज ऐसे ही होगा। तो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ क्वेश्चन आंसर की, आप उसे सॉल्व करो और फिर मुझे भेजो आप, ठीक है। कोई भी 1 आवर 2 आवर्स यूज करके आप मुझे भेजोगे उसे, ठीक है। तो ओके सर। आज के लिए इतना बहुत है। देखो एक 1 आवर्स के आसपास में ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हर एक चैप्टर का यही है। तो जब हम रिवीजन करेंगे तो पहले फर्स्ट हाफ में रिवीजन, फिर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो मैं ऑफ करता हूँ और क्वेश्चन आंसर देता हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।